स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथ में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 के वैल्यू एडेड कोर्स के तहत चलने वाले अपने पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में से कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स की जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सेमेस्टर 4 के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने वीएससी के तहत चयन किया है अपने पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के पेपर की अगर हम बात करें तो इसका पूरा का पूरा सिलेबस आपका 4 यूनिट के अंदर रहेगा और 4 की 4 यूनिट में से टॉपिक वाइज आपके कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर बन सकते हैं, आज की वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को शामिल किया गया है। तो बड़ी रिसर्च और मेहनत के साथ साथियों इस वीडियो को बनाया गया है, इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल लेजेंड एक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं इस पेपर की यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट बात करती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शनरी परिचय के साथ में। इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे फेडरल रिपब्लिक है, रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात है, सॉवरेनिटी है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म संभाव की बात की गई है। तो ये कुछ टॉपिक है जिनके बारे में यूनिट फर्स्ट हमारी बात करता है। अब देख लेते हैं इन टॉपिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय फेडरल रिपब्लिक, और मैं इसको आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। ठीक है, कि संघीय गणराज्य यानी फेडरल रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। तो देखो, ए फेडरल रिपब्लिक मीन्स द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक संघीय गणराज्य एक फेडरल रिपब्लिक कौन सा होता है जहां शक्तियों का बंटवारा होता है किसके बीच में, यूनियन यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। तो ऐसा राज्य जहां पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों के मध्य होता है, ऐसे राज्य को क्या कहा जाता है, संघीय गणराज्य कहा जाता है। बोथ हैव देयर ओन राइट्स एंड द रिस्पांसिबिलिटीज, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के अपने अपने क्या होते हैं, राइट्स यानी अधिकार होते हैं और दोनों की ही अपनी अपनी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। और इस तरीके से जिम्मेदारियों और अधिकारों का बंटवारा होने के कारण क्या होता है, बैलेंस ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, शासन के अंदर एक संतुलन स्थापित होता है और सत्ता का किसी भी प्रकार के दुरुपयोग होने से हम बच सकते हैं, नहीं सत्ता के दुरुपयोग से हमारा बचाव होता है। कैसे, इस फेडरल रिपब्लिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर कौन सी 3 लिस्ट की बात की गई है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। भारतीय संविधान के अंदर 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है। सबसे पहले है यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। यूनियन मेक्स लॉज ऑन द नेशनल मैटर। ठीक है, जो केंद्र सरकार होती है वो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर कानून बनाती है, यानी जो संघ सूची के अंदर विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है भैया, केंद्र सरकार के पास है। स्टेट हैंडल द रीजनल सब्जेक्ट्स, क्षेत्रीय सब्जेक्ट जो होते हैं, क्षेत्रीय विषय जो होते हैं वो उनको शामिल किया गया है हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, स्टेट यानी गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है उसके पास है। वाइल बोथ शेयर द लॉ मेकिंग पावर ऑन द कॉन्करेंट टॉपिक, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट जो है, समवर्ती सूची है जो है, उसके अंदर जिन विषयों को शामिल किया गया है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार हमारी किसके पास में है, यूनियन यानी केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। तो 3 प्रकार की लिस्ट है जिनका जिक्र हमारे संविधान के अंदर किया गया है। कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट, What is mean by the rule of law? कानून के शासन से आपका क्या अभिप्राय है? The rule of law means that the rule is supreme and applies equally to all. ठीक है, कानून के शासन का अर्थ क्या होता है कि भैया कानून जो है वो सुप्रीम है, कानून सर्वोच्च है और कानून सभी पर समान रूप से लागू है। नो पर्सन नॉट इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल और द लीडर्स इज अबव द लॉ ऑफ इंडिया। भारत में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति की अगर बात कर लो, चाहे वो कोई सरकार का अधिकारी हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ही नेता हो, वो किसी भी हालत में किससे ऊपर नहीं है भैया, इस कानून से ऊपर नहीं है, यानी कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई इज द रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट इन इंडिया, भारत में कानून का शासन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। द रूल ऑफ लॉ एंश्योर जस्टिस, इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन द सोसाइटी। जो कानून का शासन होता है वो समाज में क्या लेकर के आता है, समाज में न्याय, समाज में समानता और समाज में निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो कानून का शासन का मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो कानून के शासन का मतलब क्या हो गया, समाज के अंदर न्याय, समाज के अंदर समानता और समाज के अंदर निष्पक्षता निश्चित रूप से लागू होगी। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन, ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन, जो हमारे नागरिकों के अधिकार है उनकी सुरक्षा करने का काम कौन करता है, रूल ऑफ लॉ करता है। एंड प्रिवेंट द आर्बिट्ररी यूज ऑफ द पावर्स बाय द अथॉरिटीज, और अधिकारियों द्वारा मनमानी शक्तियों का प्रयोग करने से उनको रोकता है। नेक्स्ट है
व्हाट इज मीन्ड बाय द सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन डिवाइडिंग पावर्स अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखो हमारे संविधान के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है और शक्तियों का विभाजन किस तरीके से किया गया है कि भैया कुछ शक्तियां विधायिका को दी गई है, कुछ शक्तियां कार्यपालिका को दी गई है, कुछ शक्तियां हमारे न्यायपालिका को दी गई है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो अधिकारों का बांटना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। ईच ऑर्गन वर्क्स इंडिपेंडेंटली एंड एंश्योर द बैलेंस इन द गवर्नमेंट। हर अंग जो होता है, ठीक है, चाहे हम विधायिका की बात कर लें, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात कर लें, चाहे जुडिशरी की बात कर लें, ये सारे के सारे कैसे काम करते हैं? इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ये काम करते हैं और क्या करते हैं? शासन के अंदर संतुलन को ये बैलेंस यानी सुनिश्चित करने का काम करते हैं, एंश्योर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर? विधायिका की क्या भूमिका होती है? द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज फॉर द कंट्री एंड रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। विधायिका देश के लिए कानून बनाती है और जनता की इच्छा को व्यक्त करती है। इन इंडिया और भारत की हम बात करें तो दिस पावर इज मेनली एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। भारत के अंदर जो विधायिका की शक्ति है वो भारत में किसके अंदर है? पार्लियामेंट यानी भारत की संसद के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव? कार्यपालिका की भूमिका क्या होती है? द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स एंड एनफोर्स द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। देखो कार्यपालिका क्या करती है? जो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी विधायिका ने जिन कानूनों को बनाया है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट यानी लागू करवाने का काम कौन करती है? आती है एग्जीक्यूटिव करती है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं? एक तो आपके प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति, एक आपका भारत के प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद। इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है? हमारी एग्जीक्यूटिव बनती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? द जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ एंड डिलीवर्स जस्टिस। न्यायपालिका कानून को एक तो क्या करती है? व्याख्या करती है कानून की, और जस्टिस यानी न्याय प्रदान करती है। तो हमारी जुडिशरी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुडिशरी हमारे कानूनों को इंटरप्रेट करती है और हमारे न्याय को देने में बड़ी हेल्प करती है, न्यायपूर्ण जो निर्णय होते हैं उनको प्रदान करती है। इट एंश्योर दैट नो लॉ और एक्शन गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट। अब ये हमारी न्यायपालिका ये है जो इस चीज को एंश्योर करती है, इस चीज को सुनिश्चित करती है कि नो लॉ और एक्शन गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी ना तो ऐसा कानून हो और ना ही ऐसा कार्य हो जो संविधान के विरुद्ध किया जाए। ठीक है, तो ये हमारी न्यायपालिका ही है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी कार्य और कोई भी कानून हमारे संविधान के अगेंस्ट में नहीं हो, संविधान के विरुद्ध ना हो, एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ राइट। और यही न्यायपालिका है जो हमारे नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सॉवरेनिटी? ये संप्रभुता क्या होती है? सॉवरेनिटी मींस द नेशन हैज फुल फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन इन इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल मैटर विदाउट आउटसाइड कंट्रोल। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या हो गया? ये हमारे राज्य के पास पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, हमारे राज्य के पास, हमारे देश के पास पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, वो चाहे हमारे आंतरिक मामले हो चाहे वो हमारे बाहरी मामले हो। ठीक है, यानी हमारे देश के कोई भी आंतरिक मामले हो और कोई भी बाहरी मामले हो, वहां पर हमारे देश को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है बिना किसी बाहरी दखलंदाजी के। उसी को ही हम क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता कहते हैं। यानी बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी नियंत्रण के देश के अंदरूनी और देश के बाहरी मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसी को क्या कहा जाता है? संप्रभुता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया? भारत में समाजवाद का अर्थ क्या है? तो सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स द वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। सोशलिज्म का मतलब, समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब क्या होता है? वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन, सभी लोगों की भलाई के लिए काम करना, यानी जन कल्याण के लिए काम करना, नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना, इसी को हम क्या कहते हैं? सोशलिज्म कहते हैं। इट फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द पुअर एंड द वीकर सेक्शन। और सोशलिज्म जो होता है उसका फोकस किस पे होता है? उसका उद्देश्य किस पे होता है कि भैया समाज के अंदर से उसको क्या करनी है? सोशलिज्म को इनइक्वालिटी यानी असमानता को दूर करना है और जस्टिस देना है, न्याय दिलवाना है। किसको? खासकर समाज का जो गरीब वर्ग है, समाज का जो कमजोर वर्ग है, उसको न्याय दिलाने का काम कौन करता है? हमारा सोशलिज्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? ये लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी मींस ए सिस्टम वेयर द पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जहां पर लोग अपने स्वयं के प्रतिनिधि को निष्पक्ष चुनाव के द्वारा चुनते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसी को हम क्या करते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। इट इज गवर्नेंस बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया जाने वाला शासन होता है। ठीक है, तो जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार जो होती है वो किस में होती है? हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई इज इंडिया कॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? इंडिया इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स को डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन इलेक्टिंग देयर गवर्नमेंट। भारत को सब विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स। भारत के अंदर जो वोटर्स हैं, भारत के अंदर जो मतदाता हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और कौन से मतदाता हैं? हु डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन इलेक्टिंग देयर गवर्नमेंट, जो अपनी सरकार के चुनाव में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, अपनी सरकार के चुनाव में डायरेक्टली डायरेक्टली यानी बिल्कुल आगे आकर के भाग लेकर के अपनी सरकार का चुनाव स्वयं करते हैं, ठीक है? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मतदाता हैं जो डायरेक्टली सीधे तौर पर अपनी सरकार के चुनाव में स्वयं की भागीदारी को अदा करते हैं। इसीलिए भारत को वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? ये धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? सेक्युलरिज्म मींस द स्टेट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है? राज्य जहां पर होता है, किसी भी धर्म का, किसी भी एक धर्म का क्या नहीं करेगा भैया, फेवर नहीं करेगा, प्राथमिकता नहीं देगा। तो सेक्युलरिज्म ये कहता है, धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि भैया राज्य का कोई एक धर्म नहीं होता है, राज्य किसी एक धर्म की पैरवी नहीं करेगा, किसी एक धर्म को वो प्राथमिकता नहीं देगा। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड गिव्स सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ फेथ। ये स्वतंत्रता देता है, नागरिकों को स्वतंत्रता देता है कि भैया वो जिस आस्था, जिस धर्म को मानना चाहे को उस धर्म को मान सकते हैं, और ये सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हो गया कि एक राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी विशेष धर्म को कोई पर्टिकुलर तवज्जो नहीं देता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, और नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वो जिस धर्म में चाहे उस धर्म में अपनी आस्था को रख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज सर्वधर्म संभाव? सर्वधर्म संभाव का क्या अभिप्राय है? इट इज एन इंडियन कंसेप्ट दैट मीन्स रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। सर्वधर्म संभाव एक भारतीय अवधारणा है जिसका मतलब होता है सभी धर्मों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। इट प्रमोट्स हार्मनी, इससे एक तो सामंजस्यता में बढ़ोतरी मिलती है, यूनिटी एकता में बढ़ोतरी मिलती है, और समाज में भाईचारे में बढ़ोतरी है। तो समाज में सर्वधर्म संभाव की भावना से समाज के अंदर सामंजस्य को स्थापित किया जा सकता है, समाज के अंदर एकता को स्थापित किया जा सकता है, समाज के अंदर भाईचारे को हम क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किस भावना के साथ में? सर्वधर्म संभाव के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सेपरेशन ऑफ द पावर एंश्योर गुड गवर्नेंस? शक्तियों का विभाजन अच्छे शासन को किस तरीके से सुनिश्चित करता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी इन वन ऑर्गन, ठीक है? शक्तियों का विभाजन करने से क्या हो जाता है? एक ही संस्था के अंदर अथॉरिटी नहीं रहती, एक ही सत्ता के पास केंद्रीकरण नहीं होता। यानी एक ही अंग के पास सारी शक्तियां यदि आ जाए तो वो शक्ति निरंकुश हो सकती है, वो अंग निरंकुश हो सकता है, और एक अच्छा शासन नहीं हो सकता। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर इस चीज को सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण ना हो। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस इन द गवर्नेंस। ये सत्ता की जवाबदेही को निश्चित करता है, सत्ता की निष्पक्षता को निश्चित करता है, शासन में उचित नियंत्रण व संतुलन को सुनिश्चित करने का काम करता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या करता है? एक तो जवाबदेही तय करता है शासन की, ठीक है? एक शासन की निष्पक्षता को तय करता है, और शासन में सही तरीके से नियंत्रण बना रहे, उचित नियंत्रण बना रहे, और एक संतुलन बना रहे, उस चीज को सुनिश्चित करने का काम भी कौन करता है? सेपरेशन ऑफ पावर करता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर थे हमारी यूनिट फर्स्ट के अंदर से। अब देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फेडरल रिपब्लिक इन इंडिया, हाउ आर द पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट? भारत में संघीय गणराज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। शक्तियों का विभाजन क्या है? भारतीय संविधान में इसकी महत्वपूर्णता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भ में समझाइए, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन है जो बड़े इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी के आंसर जो हैं आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? एक पीडीएफ है जो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है, वहां से आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ, और यूनिट सेकंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात की गई है। इसमें जस्टिस है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिबर्टी की बात की गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी की बात की गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ द लॉज, और फिर फ्रेटर्निटी की बात की गई है, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब इन टॉपिक में से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वन बाय वन हम उनकी अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज? संवैधानिक मूल्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? संवैधानिक मूल्य क्या होता है?
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड मेंशन इन द प्रीएम्बल। संवैधानिक मूल्य जो है प्रस्तावना में बताए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये शासन को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं और इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हर नागरिक अपनी गरिमा और अधिकारों का आनंद ले सके, एंजॉय कर सके। और ये जो वैल्यूज होती है देश में एकता, न्याय और लोकतंत्र को बनाए रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंपॉर्टेंट। संवैधानिक मूल्य महत्वपूर्ण क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सेफगार्ड द डेमोक्रेसी एंड द प्रोटेक्ट सिटीजन राइट। संवैधानिक मूल्य महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक तो हमारे प्रजातंत्र की सुरक्षा करते हैं और दूसरे हमारे नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। दे एंश्योर दैट द गवर्नेंस इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव। और ये हमारे संवैधानिक मूल्य ही होते हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है, हमारा जो शासन है वो कैसा होगा, हमारा जो शासन है वो निष्पक्ष होगा, हमारा शासन पारदर्शी होगा और हमारा शासन समावेशी होगा। इस चीज को सुनिश्चित करने का काम भी कौन करते हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज करती है। विदाउट दीज वैल्यूज, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नहीं होगी तो सोशल हार्मनी एंड द जस्टिस कैन नॉट बी मेंटेन इन द सोसाइटी। तो किसी भी समाज के अंदर ना तो हम सामाजिक सामंजस्य को स्थापित कर सकते हैं, ना ही न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सामाजिक सामंजस्य और न्याय को स्थापित करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है वाई व्हाट इज द जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में न्याय की क्या अवधारणा है? तो जस्टिस इज द फर्स्ट वैल्यू मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस वो टॉपिक है जो भारत की प्रीएम्बल के अंदर, भारत की प्रस्तावना के अंदर, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली प्राथमिकता जो दी गई है वो किसको दी गई है भैया? न्याय को दी गई है। यानी भारत की प्रीएम्बल यानी भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें सबसे पहले नंबर पर जिस मूल्य की बात की गई है वो कौन सा है? आपका जस्टिस है। इट एंश्योर्स फेयरनेस इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। और जस्टिस क्या करता है? ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन की निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। तो कितने प्रकार की जस्टिस की बात हुई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तीन प्रकार की जस्टिस की बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जस्टिस की बात हुई है। ठीक है, थ्रू जस्टिस एवरी सिटीजन इज गारंटीड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। और ये जस्टिस है जिसके माध्यम से क्या होता है? एवरी सिटीजन इज गारंटीड इक्वल राइट्स। हर हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार मिलते हैं और बराबर के अवसर मिलते हैं और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उससे सुरक्षा करने का काम भी कौन करता है? हमारा ये जस्टिस ही करता है। यानी भारतीय नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनके पास समान अधिकार हो, समान अवसर हो, इस बात को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? जस्टिस यानी न्याय की अवधारणा करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशल जस्टिस। सामाजिक जस्टिस क्या होता है या सामाजिक न्याय क्या होता है? सोशल जस्टिस मींस द एंडिंग इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन और जेंडर। ठीक है, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होगा? ऐसी असमानताएं जो समाज के अंदर फैली हुई है, जैसे चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो लिंग के नाम पे हो। ठीक है, तो ऐसी असमानताएं जो समाज के अंदर व्याप्त है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो लिंग के नाम पर हो, उनको अंत करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। तो समाज के अंदर व्याप्त ऐसी असमानताएं जो लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर असमान बनाती है, उनको अंत करना ही क्या कहलाता है? सोशल जस्टिस कहलाता है। इट प्रोवाइड्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। और ये क्या करता है? लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को बराबर समान अवसर प्रदान करता है और इक्वल स्टेटस यानी समाज में समान दर्जा दिलाने का काम करता है। स्पेशली द वीकर सेक्शन, और खास कर से जो समाज के गरीब लोग हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उन लोगों को। तो समाज के कमजोर वर्गों को बराबर का समान दर्जा इस समाज के अंदर मिले और समान अवसर इस समाज के अंदर मिले, उसको सुनिश्चित करने का काम भी कौन करता है? हमारा सामाजिक न्याय करता है। दिस एंश्योर्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड द फेयरनेस फॉर एवरी सिटीजन। और यही वो चीज़ है जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास को सुनिश्चित करती है एंड फेयरनेस फॉर एवरी सिटीजन, और हर व्यक्ति के लिए निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय की अवधारणा क्या है? तो पॉलिटिकल जस्टिस एंश्योर्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग द राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होगा? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल सिटीजन, कि भारत के जितने भी लोग हैं उनके पास क्या होगा? समान राजनीतिक अधिकार होंगे, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट। चाहे वो वोट देने के अधिकार की बात कर लो या चुनाव में खड़े होने की बात कर लो, यानी भारत के हर व्यक्ति के पास अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है कि वो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है और वो मतदान भी
कर सकता है और इसी चीज़ को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? हमारा राजनीतिक न्याय करता है। इट अलाउज़ पीपल टू पार्टिसिपेट इक्वली इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है? और ये नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होता है ना, उसमें समान भागीदारी को सुनिश्चित करता है। दिस स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, ये हमारी डेमोक्रेसी ने प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाता है एंड रिमूव्स द पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, और राजनीतिक असमानता या राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? ये आर्थिक न्याय क्या होता है? इकोनॉमिक जस्टिस मींस द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटी। देखो आर्थिक न्याय क्या होगा? आर्थिक न्याय का मतलब हो गया कि भैया संसाधन जो भी है, ठीक है, संसाधन जितने भी आपके पास अवेलेबल है और अवसर जितने पास भी अवेलेबल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो और किस तरीके से हो, बिल्कुल सही सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, न्यायपूर्ण वितरण सभी लोगों के बीच में हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय कहते हैं। तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या हो गया? जितने भी संसाधन, जितने भी अवसर आपके पास उपलब्ध हों, समाज के सभी व्यक्तियों के बीच में उनका निष्पक्ष रूप से बंटवारा हो, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक न्याय कहते हैं। तो समाज के अंदर व्याप्त संसाधन और अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक जस्टिस कहलाता है। इट वर्क्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड रिमूव द वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। अब देखो, समाज से गरीबी कम करने का काम करता है कौन? हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। और जो वाइड गैप बन गया है समाज के अंदर गरीब और अमीर वर्ग के बीच में, उसको दूर करने का काम भी करता है कौन? हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। दिस एंश्योर्स दैट एवरीवन गेट्स अ चांस टू लिव विद डिग्निटी। और ये हमारा आर्थिक न्याय ही है, ये सोशल जस्टिस ही है जो इस चीज को सुनिश्चित करता है। किस चीज को सुनिश्चित करेगा? एंश्योर करेगा कि एवरीवन गेट्स अ चांस टू लिव विद डिग्निटी। इस समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति डिग्निटी, डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा के साथ, गरिमा के साथ अपने जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर सके, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम भी कौन करता है? इकोनॉमिक जस्टिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिबर्टी? ये स्वतंत्रता क्या होती है? लिबर्टी मींस फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो गया? विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ विश्वास की स्वतंत्रता, फेथ आस्था की स्वतंत्रता और पूजा करने की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रताएं हैं जिनकी बात की गई है। कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की फ्रीडम है जिनकी बात किसमें की गई है? हमारे प्रियम्बल में की गई है कॉन्स्टिट्यूशन की। और कौन कौन सी है? फ्रीडम ऑफ थॉट विचारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ बिलीफ यानी विश्वास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ फेथ यानी आस्था की स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ वर्शिप यानी पूजा की स्वतंत्रता। इट गिव्स इंडिविजुअल द राइट टू लिव फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ रेस्ट्रिक्शन। और यही वो स्वतंत्रताएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को भय और प्रतिबंध से मुक्त होकर के जीवन जीने का अधिकार देती है। लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज इट रिस्पेक्ट्स द पर्सनल डिग्निटी। लोकतंत्र में स्वतंत्रता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो किसी भी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में हमारी बहुत मदद करती है कौन? ये लिबर्टी, ये स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज लिबर्टी इंपॉर्टेंट? लिबर्टी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स पीपल फ्रीडम टू मेक पर्सनल चॉइसेस एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता हमारे संविधान में इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे लोगों को एक फ्रीडम मिलती है। और किस चीज की फ्रीडम मिलती है? कि भैया वो अपने स्व निर्णय यानी अपनी इच्छा के अनुसार वो निर्णय कर पाते हैं और अपने आप की वो अभिव्यक्ति कर पाते हैं। यानी व्यक्ति को अभिव्यक्ति करने की आजादी देती है और व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने की आजादी प्रोवाइड कराती है हमारी स्वतंत्रता। इट डेवलप्स क्रिएटिविटी, और ये स्वतंत्रता ही है जो रचनात्मकता को विकसित करती है, जो हमारे आत्मविश्वास को विकसित करती है। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, और हमारे प्रजातंत्र के अंदर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने का काम करती है। विदाउट लिबर्टी ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। और अगर हमारे संविधान में स्वतंत्रता नहीं हो, अगर हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता ना दे, तो ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, व्हाट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ? कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मींस दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इक्वलिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया? जो देश का हर नागरिक, ठीक है, देश का हर नागरिक क्या है? कानून की आंखों में या कानून की नजरों के समक्ष बराबर है। कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। देश का हर नागरिक के लिए एक ही कानून है। इस बात को सुनिश्चित क्या करती है? इक्वलिटी ऑफ लॉ करती है। नो पर्सन वेदर द रिच और पावरफुल इज अबव लॉ, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कोई व्यक्ति रिच है या पावरफुल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो आप कितने ही पावरफुल होंगे, आप कितने ही धनवान होंगे, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं है। दिस प्रिंसिपल एंश्योर द फेयरनेस एंड जस्टिस इन सोसाइटी, और यही वो सिद्धांत है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, जो समाज के अंदर किस चीज को सुनिश्चित करता है? जस्टिस यानी न्याय को सुनिश्चित करता है और फेयरनेस यानी निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ समाज के अंदर न्याय और निष्पक्षता को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ? कानून का समान अनुप्रयोग क्या होता है?
तो इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ मीन्स द सेम लीगल रूल्स अप्लाई टू एवरीवन इन द कंट्री। कानून का समान अनुप्रयोग का मतलब क्या हो गया कि देश में एक जैसे कानूनी नियम सभी के ऊपर लागू होंगे, यानी सेम लीगल रूल्स अप्लाई टू एवरीवन इन द कंट्री। देश के अंदर जितने भी लोग विद्यमान है ना, उनके ऊपर एक ही जो कानूनी नियम है वो सभी लोगों के ऊपर लागू होंगे, रिच और पुअर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मैन एंड वुमन, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, पावरफुल एंड वीक, चाहे वो शक्तिशाली हो या कमजोर हो, ऑल मस्ट फॉलो द सेम लॉज विदाउट एक्सेप्शन। बिना किसी अपवाद के सभी को इन कानूनों को मानना ही पड़ेगा, इन्हीं कानूनों का पालन उन्हें करना ही पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रेटर्निटी? ये बंधुता क्या होती है? फ्रेटर्निटी मीन्स ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग सिटीजन। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हो गया कि देश के नागरिकों के बीच में भाईचारा, ठीक है, देश के नागरिकों के बीच में भाईचारे की भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी कहते हैं। तो देश के नागरिकों के बीच में भाईचारे की भावना और आपसे सम्मान की जो भावना होती है, उसी का नाम क्या है, फ्रेटर्निटी यानी बंधुता है। इट एंश्योर्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बाय रिड्यूसिंग डिवीजन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ब्रदरहुड की ही भावना होती है जो देश के अंदर एकता को स्थापित करती है और घनिष्ठता को स्थापित करती है, ठीक है। तो जाति, क्षेत्र, धर्म पर आधारित विभाजन को कम करके देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम कौन करती है, हमारी ये बंधुता की भावना करती है। नेक्स्ट है, हाउ डज फ्रेटर्निटी एंश्योर डिग्निटी? बंधुता गरीबियों को किस तरीके से सुनिश्चित करती है? तो फ्रेटर्निटी प्रमोट्स रेस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। बंधुता समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जो सम्मान होता है, रेस्पेक्ट होता है, उसको प्रमोट करती है यानी बढ़ावा देती है। इट रिड्यूसेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड हेल्प्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब जो ये फ्रेटर्निटी की भावना है, ये समाज से, आपकी सोसाइटी से क्या करती है, सामाजिक भेदभाव को कम करने का काम करती है एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बिलोंगिंग यानी अपनेपन की भावना को जागृत करने का काम करती है। यानी बंधुता अगर आपके देश के अंदर है, बंधुता अगर आपके सोसाइटी के अंदर है, तो सामाजिक भेदभाव इससे समाप्त होगा और सामाजिक अपनापन जो होगा इसके थ्रू प्रमोट होगा। दिस बिल्ड्स डिग्निटी फॉर ऑल एंड मेंटेन्स द हार्मनी इन सोसाइटी। और इससे सभी एक तो व्यक्तियों की गरिमा बने रहती है और समाज में क्या रहता है, हार्मनी यानी सामंजस्य, सौहार्द की भावना बनी रहती है। नेक्स्ट है, हाउ डू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी? संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत करते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी गाइड गवर्नेंस। जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, चाहे वो न्याय की बात कर लें, चाहे वो स्वतंत्रता की बात कर लें, चाहे वो समानता की बात कर लें, चाहे वो हम बद्धता की बात कर लें, ये सभी के सभी गवर्नेंस यानी शासन को गाइड यानी दिशा देने का काम करते हैं। तो गवर्नेंस यानी शासन का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं हमारे ये संवैधानिक मूल्य, जिनके अंदर न्याय है, जिनके अंदर लिबर्टी स्वतंत्रता है, जिनके अंदर समानता है, जिनके अंदर बंधुता है। तो ये संवैधानिक मूल्य, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो लिबर्टी हो, चाहे वो इक्वलिटी हो, चाहे वो फ्रेटर्निटी हो, हमारे शासन को वो एक दिशा देता है, उसको एक मार्गदर्शन देता है। दे एंश्योर सिटीजंस प्रोटेक्शन, फेयरनेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। और ये संवैधानिक मूल्य ही है जो हमारे नागरिक हैं उनको प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, उनको सुरक्षित करते हैं, उनको निष्पक्षतापूर्ण माहौल प्रदान करते हैं और इस जो देश है उसके प्रजातंत्र में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो नागरिकों की रक्षा करना, नागरिकों को निष्पक्ष माहौल प्रदान करना और इस प्रजातंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज करती है। बाय अपहोल्डिंग दीज वैल्यूज डेमोक्रेसी बिकम्स स्टेबल एंड सक्सेसफुल। और इन मूल्यों को यदि अपनाया जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को यदि आपका देश अपनाता है, तो डेमोक्रेसी बिकम्स स्टेबल एंड सक्सेसफुल। तो आपका जो प्रजातंत्र है, एक तो वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ्लेक्ट दीज वैल्यूज? ठीक है, संविधान का कौन सा भाग इन संवैधानिक मूल्यों को दिखाता है? द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट दीज कोर वैल्यूज। अब देखो इन संवैधानिक मूल्यों को की बात कहाँ की गई है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसके अंदर इन सारी कोर वैल्यूज को, इन सारी जो मुख्य मूल्य हमारे लिए हैं, उन सब की बात कहाँ की गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। इट हाईलाइट्स द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द नेशन।
अब भारत के संविधान के अंदर है, उसमें क्या किया गया है, भारत के संविधान के अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द नेशन, किसी भी देश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में किन किन चीजों का हाईलाइट किया गया है, न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को और बंधुता को। ठीक है, तो किसी भी देश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की और बंधुता का बड़ा महत्व होता है, और इसका जिक्र कहाँ किया गया है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। दस इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाई आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कॉल्ड गाइडिंग वैल्यूज, ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इन सबको मार्गदर्शक सिद्धांत क्यों कहा जाता है? दे आर कॉल्ड गाइडिंग वैल्यूज बिकॉज दे शेप द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स। ठीक है, अब इनको गाइडिंग प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है, मार्गदर्शक सिद्धांत क्यों कहा जाता है, मार्गदर्शक मूल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वो संवैधानिक मूल्य हैं जो गवर्नेंस के काम करने के तरीकों को एक दिशा देते हैं और जो हमारे नागरिक हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। दीज वैल्यूज मेंटेन यूनिटी, सोशल हार्मनी, एंश्योर दैट डेमोक्रेसी सर्व्स ऑल पीपल इक्वली, और यही हमारे संवैधानिक मूल्य हैं जो हमारे राष्ट्र में एकता को सुनिश्चित करते हैं, सोशल हार्मनी यानी सामाजिक सामंजस्य को सुनिश्चित करते हैं, और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि डेमोक्रेसी यानी हमारे प्रजातंत्र को जो है हर व्यक्ति की समान रूप से सेवा करे, हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी हो। इस चीज को सुनिश्चित करने का काम भी कौन करते हैं, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर से आपकी यूनिट सेकंड में से। अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे लिए वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस यूनिट में से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस इट्स थ्री डायमेंशन, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, और भारतीय संविधान के अंदर जो तीन जस्टिस की बात की गई है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, उसकी व्याख्या कीजिए या उस पर डिस्कशन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आप स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से क्या समझते हैं? हाउ डज दे स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी, और भारतीय प्रजातंत्र को यह किस तरीके से मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अपनी जो पीडीएफ है उसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है, और जल्दी ही वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ, और यूनिट थर्ड की बात करती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, जिसके अंदर ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर चर्चा की गई है। अब इन टॉपिक में से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक करके हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए इस यूनिट में से बनता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी सिटीजन, रिमाइंडिंग अस दैट द राइट्स एंड द ड्यूटीज आर इनसेपरेबल। ठीक है, अब मौलिक जो कर्तव्य होते हैं हमारे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं आर द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी सिटीजन, हमारे देश के नागरिक के वो क्या है, नैतिक जिम्मेदारी उनको माना गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश के हर नागरिक की क्या माना गया है, नैतिक जिम्मेदारी माना गया है, जो हमें याद दिलाती है। ठीक है, जो हमें बार बार ये याद दिलाती है भैया अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक दूसरे से इनसेपरेबल हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं है, बल्कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के साथ साथ चला करते हैं। दे एनकरेज द रेस्पेक्ट फॉर द नेशन, डिसिप्लिन इन लाइफ एंड हार्मनी इन सोसाइटी, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ही होती है जो क्या करती है, राष्ट्र के प्रति सम्मान, जीवन के अंदर अनुशासन और समाज के अंदर हार्मनी यानी सौहार्द बनाने का काम करती है। दीज ड्यूटीज एक्ट एज द गाइडलाइंस फॉर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और जिम्मेदार नागरिकता के लिए ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करने का काम करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें ये बताते हैं कि राष्ट्र के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं, राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती है। अगर हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, तो उन मौलिक अधिकारों के साथ में हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी होती है जो हमें हमारे देश के प्रति निभानी चाहिए। इन्हीं बात को बताने का काम करती है कौन, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कब ऐड किया गया था भैया आपकी इन फंडामेंटल ड्यूटीज को? तो दे वर एडेड इन 1976 थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो 1976 में आप सबको पता है इमरजेंसी चल रही थी और उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो 1976 के अंदर क्या किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन किया गया, और उस 42वें संविधान संशोधन में आपके संविधान में किसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, यानी हर राष्ट्र की देश के प्रति भी
जिम्मेदारी होती है। दिस वाज डन टू हाईलाइट द नीड फॉर द बैलेंस राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये क्यों जोड़ा गया? इसका उद्देश्य था भैया अधिकारियों आपको जो अधिकार दिए गए हैं और जिम्मेदारियां जो आपको दी गई है, इन दोनों में एक संतुलन आपका स्थापित हो जाए, यानी अधिकारों के साथ साथ आपकी भी तो देश के प्रति कोई जिम्मेदारी बने, इसी को सुनिश्चित करने के लिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इट वाज आल्सो मीन टू प्रमोट यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म अमंग सिटीजन्स। और नागरिकों में एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए भी इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किस आर्टिकल में की गई है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दे आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो अनुच्छेद 51A है उसके भाग 4A के अंदर इनका जिक्र किया गया है। और बात करें अगर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो दे आर 11 ड्यूटीज इन टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनकी बात हमारे संविधान में की गई है। गाइडिंग सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड द नेशन प्रोग्रेस। राष्ट्र के विकास में हर नागरिक सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका को निभाए, सकारात्मक रूप से अपना योगदान दे, इसी के मार्गदर्शन के लिए इन मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई थी। तो मौलिक कर्तव्यों का जिक्र कहाँ किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का जिक्र अनुच्छेद 51A के भाग 4A के अंदर किया गया है। और क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि हर नागरिक के लिए क्या है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि वो सकारात्मक रूप से राष्ट्र की विकास में अपने योगदान को दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट है, Why are the fundamental duties introduced? मौलिक कर्तव्य जोड़े क्यों गए थे? They were introduced to encourage citizens to act responsible, not just demand rights. ठीक है, भारत का नागरिक जो है केवल अपने अधिकारों की ही मांग ना करे, बल्कि वो क्या करे, रिस्पॉन्सिबली जिम्मेदारी पूर्ण तरीकों से अपने कार्य को भी करे। इसी चीज को प्रमोट करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यानी आपको अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन आप केवल अपने अधिकारों की मांग ही ना करो, आपके अधिकारों के साथ आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। इसी के लिए भारतीय संविधान के अंदर 1976 के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ड्यूटीज हेल्प इन बिल्डिंग द डिसिप्लिन यूनाइटेड एंड पैट्रियोटिक सोसाइटी विच स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। और ये जो ड्यूटीज होते हैं, ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ना, ये अनुशासित, एकजुट और देशभक्त समाज बनाने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। और जिससे हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेंथन यानी मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों के कुछ उदाहरण बताइए। तो संविधान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, सौहार्द को बढ़ाना और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, इसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, आप कहोगे भैया फंडामेंटल ड्यूटीज हम कौन कौन सी हो सकती है? तो फंडामेंटल ड्यूटी होती है भैया, एक तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करो, रेस्पेक्ट करो। आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करो, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, आप अपने पर्यावरण की सुरक्षा करो, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। प्रोमोटिंग हार्मनी, समाज के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, वर्ग संघर्ष नहीं हो, सामाजिक सद्भाव बना रहे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। एंड प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, और आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। दीज शो हाउ सिटीजन्स कैन सर्व द नेशन, और ये मौलिक कर्तव्य भी है, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली एनफोर्सेबल। हाँ, क्या मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं? दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल लाइक द फंडामेंटल राइट्स। तो जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो होते हैं उनको कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, उस तरीके से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को कानूनी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाउएवर दीज आर द मोरली बाइंडिंग, ये तो नैतिक रूप से बाध्य है, नैतिक रूप से बंधन है आपके ऊपर। एंड कैन बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट्स व्हाइल इंटरप्रेटिंग लॉज, इनकी व्याख्या की जा सकती है। कोर्ट यानी आपकी अदालतों के द्वारा कानून की व्याख्या करने के लिए इन मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग किया जा सकता है। देयर इंपॉर्टेंस इज एथिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल, इनका महत्व तो नैतिक और संवैधानिक दोनों ही होता है। तो देखो, अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज होगी ना, दे आर नॉट एनफोर्सेबल लॉ, कानूनी रूप से उनको लागू नहीं किया जा सकता, यानी किसी को कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको राष्ट्र के प्रति ये दायित्व निभाने ही निभाने हैं, बल्कि ये तो क्या है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल बाइंडिंग है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और अदालतें जो होती है कानून की व्याख्या करने में इन मौलिक जो कर्तव्य हैं उनकी सहायता ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ आर द फंडामेंटल ड्यूटीज यूजफुल फॉर सिटीजन्स। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस प्रकार से उपयोगी है? दे गाइड सिटीजन्स टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है वो नागरिकों को गाइड यानी मार्गदर्शित करती है कि किस तरीके से राष्ट्र के प्रति वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कार्यों को कर सकते हैं, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। तो राष्ट्र के नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करने की गाइडलाइन यानी मार्गदर्शन देने का काम कौन करती है? फंडामेंटल
फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य करते हैं। बाय फॉलोइंग देम पीपल कंट्रीब्यूट टू यूनिटी, हार्मनी एंड नेशनल डेवलपमेंट। और अगर आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में, राष्ट्रीय सामंजस्य यानी सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने में, और राष्ट्र को विकसित करने की दिशा में आप अपने योगदान में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दे हेल्प क्रिएट रिस्पॉन्सिबल एंड द डिसिप्लिन सिटीजन। और ये मौलिक कर्तव्य ही होते हैं जो एक जिम्मेदार और एक अनुशासित नागरिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how do fundamental duties help in national building? They encourage respect for the nation symbols, unity and protecting for public property। ठीक है, अब क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज राष्ट्र के निर्माण में किस तरीके से योगदान करती है, तो ये प्रोत्साहित करती है रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल सिंबल, जो राष्ट्र के प्रतीक हैं आप उनका सम्मान करें, राष्ट्रीय एकता को आप सम्मान करें या राष्ट्रीय एकता को बढ़ाएं, और जो सार्वजनिक संपत्ति है आप उसकी सुरक्षा करें। ठीक है, तो ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य है, वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि राष्ट्रीय प्रत्येक चिन्हों का हम सम्मान करें, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हम बनाए रखें और सार्वजनिक संपत्ति की हम सुरक्षा करें। सच ड्यूटीज स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और इस प्रकार की जो ड्यूटीज होती है जिनको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, वो हमारे प्रजातंत्र का जो आधार होता है ना, उसको मजबूत करने का काम करती है। एंड एंश्योर द नेशनल डेवलपमेंट, और राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करते हैं हमारे ये मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्यों के प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है? तो कोर्ट्स कैन नॉट फोर्स सिटीजंस टू परफॉर्म ड्यूटीज। न्यायालय नागरिकों को कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो अदालतें हैं ना, आपके जो कोर्ट हैं, वो क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते किसी भी नागरिकों के भैया उसको अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाना ही निभाना पड़ेगा। बट दे कैन रेफर टू देम व्हाइल इंटरप्रेटिंग लॉज। लेकिन अदालतें, न्यायालय क्या कर सकता है, जब किसी कानून की व्याख्या करे तो वो इन मौलिक कर्तव्यों की क्या कर सकता है, मदद ले सकता है, इनका सहारा ले सकता है। द ड्यूटीज इन्फ्लुएंस लीगल डिसीजन इनडायरेक्टली एड मॉरल वेट। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ही सही कानूनी निर्णयों को हमारे ये मौलिक कर्तव्य प्रभावित करते हैं और इसको मोरल इंपॉर्टेंस यानी नैतिक महत्व से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण को किस तरीके से बढ़ावा देते हैं? वन ड्यूटी रिक्वायर सिटीजंस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एक कर्तव्य नागरिकों को क्या करता है, जंगलों, नदियों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। तो ठीक है, तो एक जो पर्यावरण से संबंधित आपका है कि भैया इस पर्यावरण की सुरक्षा आपको करनी है, तो ये आपका एक कर्तव्य है। और ये नागरिकों को इस बात की हिदायत देता है कि नागरिकों को अपने जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए, नागरिकों को अपने नदियों की, झीलों की और इस वन्य जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए। दिस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। और इससे क्या फैलती है, नागरिकों के अंदर पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलती है। एंड बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। और प्रकृति के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है, इस बात को सुनिश्चित करने का काम भी आपका क्या करती है, यही फंडामेंटल ड्यूटीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन एजुकेशन? अगर हम शिक्षा की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज का शिक्षा के अंदर क्या महत्व होता है? दिस रिमाइंड स्टूडेंट्स दैट द यूथ अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी एंड द नेशन। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है वह हमारे युवाओं को क्या करती है, हमारे युवाओं को ये एहसास कराती है कि समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो समाज और उनके देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, इस बात को विद्यार्थियों को याद दिलाने का काम कौन करती है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज करती है। बाई फॉलोइंग दैम फ्यूचर जनरेशन डेवलप डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट एंड अवेयरनेस। और अगर इन मौलिक कर्तव्यों का पालन किया जाए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां एक तो अनुशासन को विकसित कर लेगी, एक सम्मान को विकसित कर लेगी और एक जागरूकता को विकसित कर लेगी। तो समाज के अंदर विद्यार्थियों में अनुशासन, सम्मान और जागरूकता को विकसित करने के लिए हमें मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डू फंडामेंटल ड्यूटीज एंश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन? मौलिक कर्तव्य भारत की एकता और अखंडता को किस तरीके से सुनिश्चित करते हैं? तो दे एनकरेज सिटीजंस टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, प्रमोट ब्रदरहुड एंड सेफगार्ड द नेशन यूनिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक बात को सुनिश्चित करती है, किस चीज को सुनिश्चित करती है, कि सभी नागरिक क्या करें, रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करें। यानी हमारे देश के अंदर विविध प्रकार के लोग रह रहे हैं, विविध धर्मों के लोग रह रहे हैं, विविध संस्कृति के लोग रह रहे हैं, विविध भाषा के लोग रह रहे हैं, तो उन विविधताओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रमोट ब्रदरहुड, लोगों के बीच बंधुता की भावना को बढ़ाने का काम करती है हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड सेफगार्ड द नेशंस यूनिटी, और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता की सुरक्षा करने की काम भी कौन करती है, हमारी ये मौलिक कर्तव्य। दीज ड्यूटीज क्रिएट ए स्पिरिट ऑफ वननेस एंड नेशनल इंटीग्रिटी। और यही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं
जो क्या करते हैं, यही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो एकता और राष्ट्रीय अखंडता की भावना जो होती है देश में उसको मजबूत करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज कॉल्ड द मॉरल ऑब्लिगेशन। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको नैतिक दायित्व क्यों कहा जाता है? दे आर मॉरल ऑब्लिगेशन बिकॉज दे कैन नॉट बी लीगली फोर्स्ड बट मस्ट बी फॉलोड बाय द कंसेंस। देखो, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है भैया क्योंकि कानूनी रूप से तो इसको लागू कराया नहीं जा सकता है ना, लीगली फोर्स तो इसको कराया नहीं जा सकता, कोई कानून आपको मजबूर नहीं कर सकता कि राष्ट्र के प्रति आपको ये कार्य तो करना ही करना है। बल्कि ये तो आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है, आत्म-चेतना की आवाज होती है कि भैया आपको देश के प्रति अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाना है। दे शो हाउ सिटीजन शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली इन सोसाइटी। और ये मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको ये बताते हैं कि इस समाज के अंदर किस तरीके से किसी नागरिक को जिम्मेदारी तरीके से अपने व्यवहार को निभाना है। ठीक है? तो किस प्रकार से इस समाज में ज़िम्मेदारी पूर्वक अपनी भूमिका को निभाना है, इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम भी आपके कौन करते हैं? ये मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ करती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन टोटल? हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है? तो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 11 यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हुई है। ईच वन हाइलाइट्स एन इम्पोर्टेंस रिस्पांसिबिलिटी फॉर सिटीजन टू बिल्ड ए डिसिप्लिन्ड एंड द रिस्पांसिबल सोसाइटी। और ये जो 11 प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हमारे संविधान के अंदर हुई है, ये प्रत्येक अपने कर्तव्य नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी बताता है, जो अनुशासित और ज़िम्मेदार समाज बनाने में मदद करता है। यानी हर फंडामेंटल ड्यूटीज़ बड़ा अहम किरदार निभाती है, हर नागरिक को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास निभाती है, जिससे कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो पाए, जो बहुत ज़िम्मेदार हो और बहुत ही ज़्यादा अनुशासित हो। नेक्स्ट है, हाउ डू फंडामेंटल ड्यूटीज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी? किस प्रकार से ये मौलिक कर्तव्य हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं? तो दे एंश्योर सिटीजंस रिस्पेक्ट लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड फेलो सिटीजंस। ये कानून नागरिकों को कानून, संस्थाओं और एक दूसरे को सम्मान करना सिखाते हैं। बाय प्रोमोटिंग डिसिप्लिन, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज ड्यूटीज प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है ये नागरिकों को कानून, संस्थाओं और एक दूसरे का सम्मान करना तो सिखाती ही सिखाती हैं। बाय प्रमोटिंग डिसिप्लिन, इसके साथ ही ये डिसिप्लिन यानी अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करती है। एंड दीज ड्यूटीज प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। और भारतीय प्रजातंत्र को मजबूत आधार प्रदान करने का काम भी कौन करता है? हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज ही करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारी थर्ड यूनिट में से। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारी इस थर्ड यूनिट में से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, explain the fundamental duties mentioned in Article 51A of the Indian Constitution. Discuss their significance for Indian citizen. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए और भारतीय नागरिकों के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस द लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया एंड हाउ डज द जुडिशरी इंटरप्रेट एंड अप्लाई दीज ड्यूटीज इन गवर्नेंस। भारत में मौलिक कर्तव्यों की कानून स्थिति पर चर्चा कीजिए। न्यायपालिका इन कर्तव्यों की व्याख्या, शासन में उनका उपयोग किस प्रकार से कर सकती है। तो ये दो दो क्वेश्चन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वेरी वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इनके आने की पूरी पूरी संभावना है। इन सभी का आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? अपनी जो पीडीएफ है जो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहां से आपको इसका पूरा का पूरा नोट्स इसके मिल जाएंगे, जहां पर इन लॉन्ग क्वेश्चंस का आपको आंसर्स दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 की साथियों अगर हम बात करें तो देखो यूनिट 4 जो है पूरी तरीके से कैसे यूनिट है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी थ्योरेटिकल यूनिट ये बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरी की बात ही आपकी 4th यूनिट के अंदर नहीं की गई है। जो सिलेबस यूनिट दिन रहा है उसके अंदर पूरे की तरह प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स रखे गए हैं, यानी यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई आपके पेपर में आने वाला नहीं है। इसमें यूनिवर्सिटी आपसे कोई वर्कशॉप करा सकती है या फिर कोई आपसे रिफ्लेक्शंस करा सकती है कंटेम्प्रेरी लेवल्स दिखाई, इस तरीके से एक सर्वे आपसे कराया जा सकता है ना। कुछ अलग अलग तरीके दिए गए हैं कि यूनिवर्सिटी इनमें से कोई से भी 5 टाइप जो दिए गए हैं, एक तरीके के माध्यम से 4th यूनिट को यूनिवर्सिटी आपके सिलेबस में कवर करेगी। तो यहाँ से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपकी शुरू की जो 3 यूनिट्स है उनमें से ही बनता है। उन सबको हमने आज के वीडियो के अंदर कवर कर लिया है और कवर करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से कोई भी जो क्वेश्चन है आपके समझ में के बाहर नहीं रहा होगा। हर क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ऑलरेडी जो डिटेल समरी का वीडियो है ना, वो आपकी इस चैनल पर पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो 1 घंटे के करीब का वो वीडियो है जिसका पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के आप उस पहले पूरे वीडियो को देखिएगा। उसके बाद आप
इस क्वेश्चन और आंसर वाले सेगमेंट को देखेंगे तो आपको पूरा के पूरा ये पेपर जो है पूरा क्लियर हो जाएगा और किसी भी तरीके के आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं रहे होंगे। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।